नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। यूट्यूब के इस हेल्दी भारत चैनल पे आपका स्वागत है। और हम इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ टीबी, एमडीआर टीबी, प्री एक्सडीआर टीबी और एक्सडीआर टीबी, इसके बाद जो अंत में होता है टीडीआर टीबी, उसके बारे में चैनल पे हमेशा अपडेट आते रहेगा। इसलिए आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इसमें जितनी भी तरह की जानकारियां दी जाएगी 100% सटीक होगी और उपयोगी होगी। आप अगर टीबी का दवा खा रहे हैं या एमडीआर की दवा खा रहे हैं या फिर एक्सडीआर की दवा खा रहे हैं, सभी की जानकारी यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। तो चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप फुर्सत में हैं तभी इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इस पर मैं पूरा संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। टीबी से रिलेटेड जितने भी तरह का प्रॉब्लम है या फिर जितनी भी तरह की दवाइयां हैं, उसके बारे में डिटेल से मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हम समझें कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी किसे कहते हैं। आप भी जानते होंगे कि टीबी एक ऐसा संक्रामक बीमारी है जो एक व्यक्ति से, जिसको ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उस व्यक्ति के छींकने से और खांसने से जो ड्रॉपलेट्स, जो हवा निकलता है मुंह से, उस ड्रॉपलेट्स में मिला हुआ हमारे अंदर से ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया, जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है, वह निकलता है। और वह इतना सूक्ष्म होता है, इतना छोटा होता है कि अगर नॉर्मल जगह पर आदमी कोई खड़ा है, 6 फीट का आदमी है तो 5 फीट पर उसका मुंह होता है, वहां पर से अगर छींकता है, खांसता है, तो जमीन पर बैठने में उस बैक्टीरिया को लगभग 40 से 45 मिनट लगता है। और इस दौरान उस जगह से कि जितने भी लोग गुजरते हैं और उस हवा को इनहेल करते हैं, तो उनको भी वह टीबी होने का चांस होता है। जरूरी नहीं है कि हाँ तुरंत उनको महीना 2 महीना के अंदर ही उनके शरीर में पता चल पाए कि हाँ उनको भी ट्यूबरकुलोसिस हो गया। तो हम इस तरह से मान सकते हैं कि एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलने वाली यह संक्रामक बीमारी है और यह बहुत ही खतरनाक होती है। अब दूसरा सवाल ये होता है कि टीबी होता कितने तरह का है। दोस्तों, किताबों में जो पढ़ाया गया है वो और आम जीवन में जो मिलता है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। किताबों में इसका जिक्र है कि ट्यूबरकुलोसिस 4 तरह का होता है, लेकिन वो सिर्फ जानकारी के लिए है। आपको मैं बताऊं दूं, 4 तरह में जो पहला ट्यूबरकुलोसिस होता है वह पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसको कहते हैं, पल्मोनरी के मतलब होता है लंग्स, और लंग्स के अंदर वाले भाग में जो ट्यूबरकुलोसिस होता है, जिसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। दूसरा जो होता है वह होता है एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि हमारे लंग्स के अलावे शरीर के किसी भी भाग में अगर ट्यूबरकुलोसिस होता है, टीबी होता है, तो उसे हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। यह हमारे ग्लैंड का टीबी हो सकता है, स्किन का टीबी हो सकता है, स्टोमक का टीबी हो सकता है, लीवर का टीबी हो सकता है, किडनी का टीबी हो सकता है, बोन का टीबी हो सकता है, आई का टीबी हो सकता है। शरीर के किसी भी भाग में ट्यूबरकुलोसिस अगर होता है तो उसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब रह गई बात, शरीर के 2 ऐसे अंग हैं जिसमें ट्यूबरकुलोसिस नहीं होता है। वह है, एक तो बाल और दूसरा है नाखून, जिसको काटने से अगर हमें दर्द नहीं होता है, उस अंग में टीबी नहीं होता है, यानी कि टीबी का बैक्टीरिया उसमें नहीं पाया जाता है। दोस्तों, इसमें जो तीसरा ट्यूबरकुलोसिस होता है उसे कहते हैं मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस। मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस उसे कहते हैं कि वह लंग्स में भी हो सकता है और लंग्स के अलावे यानी कि पल्मोनरी भी हो सकता है और एक्स्ट्रा पल्मोनरी भी हो सकता है। दोनों में भी अगर है तो हम उसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसके अलावे लंग्स में जब उनका एक्सरे कराया जाता है तो उनका अलग तरह का शेप होता है। आप एक्सरे में भी देख सकते हैं कि इस तरह का जो एक्सरे आता है उसमें हम इसे मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जानते हैं। यह जनरली हमारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी में भी हो सकता है और पल्मोनरी में भी हो सकता है। इसलिए यह भी बहुत कम मात्रा में इंडिया में, चाहे एशिया के किसी देशों में बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह भी प्रेजेंट है, तो उसे भी एक तरह का टीबी ही माना जाता है और वह टीबी ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद जो चौथा ट्यूबरकुलोसिस होता है वह कहलाता है लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस। अब कहेंगे लैटेंट ट्यूबरकुलोसिस क्या है, तो मैंने पहले बताया है कि पल्मोनरी जो पेशेंट होते हैं, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के जो पेशेंट होते हैं, जब वो खांसते हैं, छींकते हैं, तो इन्वायरमेंट में जो हवा फैलता है उससे अगर किसी को ट्यूबरकुलोसिस होता है तो उसे हम टीबी तो कह देते हैं तब जब उनको टीबी डायग्नोज हो जाता है, जांच में आ जाता है तब। लेकिन उनके शरीर में ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया गया है लेकिन अभी वो एक्टिव नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वह इतना मजबूत है कि उस बैक्टीरिया को दबा के रखे हुए है, उसको एक्टिव नहीं होने दिया है। और जैसे ही उनके शरीर में इम्यून सिस्टम कमजोर होगा
तो बैक्टीरिया हावी होने लगेगा और 6 महीना साल भर के अंदर वो उन पे एक्टिव हो जाएगा और उनमें भी यह सारे सिम्टम आने लगेंगे जो ट्यूबरकुलोसिस का जनरल होता है। तो उस दौरान अगर हम ट्यूबरकुलोसिस का जांच कराते हैं तो उनके जांच में नहीं आएगा। सपोज करें किसी व्यक्ति को अगर ट्यूबरकुलोसिस हुआ है, उनके घर के लोगों को भी टीबी हो सकता है, लेकिन उनको लैटेंट टीबी होगा, वह खतरनाक नहीं है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को लैटेंट टीबी है और उनका इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो गया है, उसके वजह से उनको ट्यूबरकुलोसिस का लक्षण आने लगेंगे और उनको भी टीबी का डायग्नोसिस करेंगे तो ट्यूबरकुलोसिस पल्मोनरी हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी हो पता चल पाएगा। तो यह 4 तरह का ट्यूबरकुलोसिस हो गया। मैं फोकस इसलिए करना चाहता हूं सिर्फ 2 तरह के टीबी को, जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस और एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। अब रह गई बात कि हम जांच में कौन से जांच कराएं जिससे हमको पल्मोनरी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी है ट्यूबरकुलोसिस का पता चल सके। दोस्तों, अगर आपको खांसी रह रहा है 15 दिन से ज्यादा, कहने का मतलब आपको खांसी हो रहा है, आप तरह तरह की दवाइयां खा रहे हैं, इसके बाद भी आपको फायदा नहीं हो रहा है, 15 दिन 20 दिन से ज्यादा हो गया है खांसी का, साथ में बुखार भी आता हो, छाती में दर्द रहता हो, भूख का कमी लग रहा हो, या फिर आपका वजन कम हो रहा हो, यह तरह तरह का प्रॉब्लम होने लगता है, तो हम मानते हैं कि उसको टीबी का लक्षण है या पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में होता है। जिसके छाती के अंदर टीबी होता है उसका ये लक्षण है। तब उनका जांच जो होता है वह सबसे पहले और इजी जो टेस्ट है वह है स्पुटम फॉर एएफपी। हम स्लाइड से टेस्ट करवाते हैं। हॉस्पिटल में किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो वहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। थोड़ा सा आपको मेहनत यही लगेगा कि आपको पुर्जा कटा के किसी डॉक्टर को दिखा के उनके ट्यूबरकुलोसिस सेंटर में जाकर के आपको जांच कराने की आवश्यकता पड़ेगी। आप जांच कराते हैं तो वहां पर अगर एक्टिव टीबी होगा तो आपको जांच में आ जाएगा, स्लाइड में पॉजिटिव आ जाएगा, 1+, 2+, 3+ या स्कैंटी जो भी है, अगर आ जाएगा तो सही है कि डिटेक्ट हो गया कि ट्यूबरकुलोसिस है। अगर वहां पर डिटेक्ट नहीं हो पाता है स्लाइड से और फिर भी वह सिम्टम रहता ही है तो फिर हम उसका कहते हैं ट्रूनाट टेस्ट। ट्रूनाट टेस्ट से भी हमें पता चल पाता है कि ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। और ट्यूबरकुलोसिस अगर है तो जो टीबी का मेन दवा होता है रिफाम्पिसिन, वह रेजिस्टेंट है कि नहीं। रेजिस्टेंट के बारे में थोड़ा सा मैं आगे में बात करूंगा। तो यह 2 तरह का चीज पता चल जाता है। सपोज करें कि अगर वहां पर भी मुझे, क्योंकि हम जब खांसने के दौरान जो स्पुटम देते हैं, कभी कभी होता है कि सुबह में स्पुटम हमारा सही निकलता है और जब जांच कराने जाते हैं उसमें सही से स्पुटम नहीं निकल पाता है, तो उसके वजह से भी हमारा नेगेटिव रिपोर्ट आ जाता है। तो कहीं भी अगर आपको स्पुटम टेस्ट नेगेटिव आ रहा है तो यह 100% नहीं मान लेना है कि आपको टीबी नहीं। आपका स्लाइड में नेगेटिव आया है फिर भी नहीं मानना है कि हमको टीबी नहीं है। ट्रूनाट में अगर आया है कि एमटीबी नॉट डिटेक्टेड, उसमें भी नहीं मानना है। आप एक बार सीबी नाट टेस्ट जरूर करा लें। जनरली सीबी नाट टेस्ट हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में मशीन है। आप एक बार सीबी नाट का टेस्ट करा लें, उसमें सबसे ज्यादा ऑथेंटिक रिपोर्ट आती है। क्योंकि मैं थोड़ा सा बता दूं कि स्लाइड में जब आप जांच कराते हैं तो आपके स्पुटम का 1 ml स्पुटम में लगभग 10 लाख से ऊपर का बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया लोड अगर 10 लाख से ऊपर होता है तब जाकर के वह डिटेक्ट कर पाता है कि हाँ इसको 1+ है। अगर 50 लाख से ऊपर होता है तो 2+, 1 करोड़ से ऊपर होता है तो 3+। तो यह मान के चल सकते हैं कि हमारे स्पुटम में अगर 10 लाख बैक्टीरिया है तभी वह स्लाइड टेस्ट बता पाएगा कि पॉजिटिव है। ट्रूनाट में क्या है? ट्रूनाट में है कि अगर हमारे सैंपल में यानी कि स्पुटम में 1 ml स्पुटम में अगर 1000 बैक्टीरिया से ऊपर है तब वह बता पाता है कि हाँ यह एमटीबी पॉजिटिव है। और जनरली अब तो जो चिप आने लगा है उसमें 150 से ऊपर बैक्टीरिया को भी वह डिटेक्ट कर लेता है। लेकिन सीबी नाट में है कि सीबी नाट में आपको 13 बैक्टीरिया 1 ml स्पुटम में अगर 13 बैक्टीरिया भी पाया जाता है तो वह डिटेक्ट कर लेता है। तो हम लोग उसको ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। तो सीबी नाट में अगर किसी भी तरह से आपको पॉजिटिव आया है तो 100% आप श्योर हो सकते हैं कि आपको पॉजिटिव है। वैसे अगर आपको स्लाइड टेस्ट में भी पॉजिटिव आ गया है, किसी भी टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया है तो हम 100% श्योर हो सकेंगे कि हमारा टीबी है। लेकिन अगर नेगेटिव आया है तो हम 100% श्योर नहीं है कि हमको टीबी नहीं है। इसलिए कभी यह कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बाद भी सपोज करें सीबी नाट भी मैंने करा लिया, 1 महीना हो गया, खांसी अभी मेरा जा नहीं रहा है, तो हम एक बार अपना चेस्ट एक्सरे जरूर कराएंगे। चेस्ट एक्सरे कराने से हमको अगर किसी तरह का पैच है, इनफिल्ट्रेशन है या फिर किसी तरह का दाग धब्बा है तो फिर वहां के डॉक्टर देख के बताते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस है या नहीं। अगर इन सारे टेस्ट में हमारा टेस्ट सभी जगह नेगेटिव आता है तब ही हम मानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। लेकिन इन सारे टेस्ट में सभी जगह में से किसी एक जगह भी अगर पाया जाता है कि ट्यूबरकुलोसिस है तो हम मानते हैं कि ट्यूबरकुलोसिस बिल्कुल 100% है।
कभी कभी तो ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस हो या पल्मोनरी केस हो, डॉक्टर लोग अपने विवेक से आपके सिम्टम यानी कि आपको जो लक्षण हो रहा है और जो प्रॉब्लम रह रहा है उसके जानकारी लेने के बाद वह डायरेक्ट रूप में टीबी का दवा चला देते हैं। वो भी गलत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जिसमें हम सही से स्पुटम का टेस्ट नहीं दे पाते हैं। तो कारण यह होता है कि अगर उनको लगता है कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस आपके शरीर में है तो वह दवा लिख देते हैं, तो उसे हम खा सकते हैं। डॉक्टर इज ऑलवेज राइट। तो यह ऑथराइज वो हैं कि अगर आप वो कह दिए हैं कि हाँ आपको ट्यूबरकुलोसिस का दवा हम लिख रहे हैं तो आपको दवा खाना है और उसका पूरा कोर्स कर लेना है। हम अभी ट्यूबरकुलोसिस का बात कर रहे हैं, सिर्फ जो जनरल ट्यूबरकुलोसिस होता है उसकी। पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस तो हम डायग्नोसिस कर लिए कि हाँ इस तरह से होता है। अब हम चलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के बारे में। तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस में लंग्स के अलावे किसी भी अंग में अगर होता है तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहलाता है। और उस एक्स्ट्रा पल्मोनरी में सबसे जो मोस्ट कॉमन होता है वह होता है हमारा ग्लैंड टीबी। ग्लैंड टीबी के बारे में सर्वाइकल ग्लैंड सबसे मोस्ट पॉपुलर है। तो देखेंगे कि इस यहाँ पे गिल्टी जैसा होता है, इस यहाँ पे गिल्टी होगा, यहाँ पे गिल्टी होगा, किसी का यहाँ पे होता है। तो यहाँ पर जो भी होता है कहीं पर भी, तो उसे हम सर्वाइकल ग्लैंड बोलते हैं। और उस ग्लैंड में स्वेलिंग हो जाता है, फूल जाता है, सूजन हो जाता है। तो उसका डिटेक्शन कैसे होगा? तो ये तो हो गया एक अंग जो मोस्ट पॉपुलर है। इसके अलावे जो दूसरा होता है वह है हमारे लंग्स के बाहर जो पुलरा होता है। लंग्स के बाहर भी एक लेयर होता है जिसको पुलरा कहते हैं, और लंग्स और पुलरा के बीच में ही हमारा कुछ वाटर सब्सटेंस यानी कि पानी जैसा चीज जमा हो जाता है, उसे भी हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। तो दूसरे नंबर पे वह आता है। तीसरे नंबर पे आता है कि हमारे बोन में कभी फ्रैक्चर हुआ था, इस कारण वहां पर इन्फेक्शन हुआ, और कभी भी व्यक्ति कोई इन्फेक्टेड हुआ किसी ट्यूबरकुलोसिस पेशेंट से, तो हो सकता है कि वहां पर भी हो। तो तीसरे नंबर पे हमारा जो आता है वह होता है बोन टीबी। एक्स्ट्रा पल्मोनरी के सभी अलग अलग जगहों पर जांच के लिए अलग अलग सैंपल का लेंगे। इसके बाद जो आता है महिलाओं में वह होता है यूट्रस टीबी। यूट्रस में या ओवरी में ट्यूबरकुलोसिस होता है, उसे भी हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और सभी का जांच अलग अलग होता है। जनरली अगर ग्लैंड टीबी है तो हम वहां पर FNAC यानी कि फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी करके जांच करते हैं, और उसमें पाया जाता है कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस का बैक्टीरिया अगर है तो वह FNAC का रिपोर्ट से देख करके उनको है तो दवा चलाया जाता है, और नहीं है तो फिर एक सिम्टम देखते हैं डॉक्टर, और उसमें अगर देखते हैं कि नहीं ये 100%। सिम्टम क्या होता है? सिम्टम ये होता है कि आपका अगर ग्लैंड है वहां पर दबाने से दर्द वह नहीं कर रहा है, लेकिन हमेशा वह स्वेलिंग रह रहा है, तो वह भी एक सिम्टम कहलाता है कि दर्द अगर नहीं है तो ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। 90% चांस होता है कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। जनरली अगर दर्द होता है, कम दर्द होता है, तो आप ट्यूबरकुलोसिस फिर भी हो सकता है। अगर बिल्कुल दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, तो वो ट्यूबरकुलोसिस नहीं भी हो सकता है। तो आप जब जांच कराएंगे तो वहां पर डिक्लेयर हो पाएगा कि हाँ वो ट्यूबरकुलोसिस का ग्लैंड है कि नहीं है। और दूसरा जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी है वह है लंग्स के बाहर जो पानी जमा हो जाता है, उसे भी एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। उसको जनरली प्लूरल इफ्यूजन कहते हैं। तो वह हमारा एक्सरे से पता चल पाता है। एक्सरे जब हम करेंगे तो उनके नीचे एंगल जो होता है, तो लंग्स के नीचे जो एंगल होता है वहां पर हमें पानी का लेयर पता चल पाता है, तो उससे भी हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि हाँ वह एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है। ये तो डिटेक्शन का हो गया। इसके अलावा आपका अगर यूट्रस में या ओवरी में अगर ट्यूबरकुलोसिस है तो वो हमारे अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चल पाता है। अगर स्किन में प्रॉब्लम है तो स्किन में हमारा स्किन का टेस्ट से पता चल पाता है। अगर आंख में है तो आंख का भी टेस्ट से पता चल पाता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केस में बहुत सारे डॉक्टर यह रिकमेंड करते हैं कि टीबी गोल्ड एक जांच होता है जो थोड़ा महंगा होता है, 2-3 हजार रुपया 4,000 रुपए के आसपास होता है। उसके जांच से भी पता चल पाता है कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस है कि नहीं। हालांकि बहुत से डॉक्टर उस पर फिर भी करते हैं, लेकिन WHO या NTEP यानी कि नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम के तहत टीबी गोल्ड टेस्ट को ऑथेंटिकेट नहीं किए हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट डॉक्टर भी टीबी गोल्ड जांच करा करके पॉजिटिव पाया गया है तो उससे भी दवा चला देते हैं, तो उनको भी दवा हम चला सकते हैं। जनरली वह लैटेंट टीबी को भी डिटेक्ट कर लेता है, तो उसमें भी फॉल्स पॉजिटिव आने का चांस होता है। लेकिन 90 to 95% हम यह मान के चलते हैं कि अगर टीबी गोल्ड में पॉजिटिव आया है
और उनको एक्स्ट्रा पुलमोनरी का प्रॉब्लम है तो उसमें भी दवा चला देते हैं तो उनका 100% क्योर हो जाता है। एक जांच और होता है जो ग्लैंड टीबी के लिए, उसमें भी बहुत सारे भ्रांतियां हैं। जनरली 12 साल से नीचे के बच्चों के लिए यह टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम है मॉन्टोक्स टेस्ट। मॉन्टोक्स टेस्ट में क्या होता है, एक इंजेक्शन दिया जाता है, एपिडर्मिस इंजेक्शन दिया जाता है, यानी कि चमड़े में एक इंजेक्शन दिया जाता है। 48 घंटे के बाद उसका रिएक्शन देखा जाता है कि वह रिएक्ट किया कि नहीं, वहां पर पित्ती जैसा यानी कि स्वेलिंग हुआ कि नहीं, रेडनेस आया कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो उसको भी नाप कर देखा जाता है कि कितने दूरी में हुआ। उसके हिसाब से पैथोलॉजिस्ट होते हैं वह देते हैं कि हाँ इनका मॉन्टोक्स टेस्ट पॉजिटिव है, तो उसके आधार पर भी दवा चलाया जाता है। लेकिन वैसे व्यक्ति के लिए जो 12 साल से नीचे हैं, जो 12 साल से ऊपर हो गए हैं, तो उनके लैटेंट टीबी होने की वजह से भी वह पॉजिटिव आ जाता है। तो थोड़ा सा वहां पर कंफ्यूजन है, वह डॉक्टर लोग डिक्लेयर करते हैं कि उनको टीबी की दवा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो वह हम डॉक्टर पर ही छोड़ सकते हैं। अब रह गई बात की बोन टीबी। बोन टीबी का डायग्नोसिस के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है। यह तो अभी डायग्नोसिस हम कर रहे हैं कि हमें टीबी है कि नहीं है उसके लिए। तो बोन टीबी में क्या होता है कि आप बोन टीबी एक्सरे से पता चल पाता है, एमआरआई से पता चल पाता है। और कोई भी ऑर्थोपेडिक डॉक्टर जब एक्सरे देखते हैं, एमआरआई देखते हैं, उसके बाद वह जब लिखते हैं कि हाँ आपको बोन टीबी है, आपको टीबी की दवा खाना चाहिए, या फिर वहां पर एस्पायरेट करके वहां पर से लिक्विड निकाल करके सब कुछ करें कि बोन ऐसे जगह पे है जहाँ पे निकाला जा सकता है उसका बायोप्सी के लिए, तो उसको बायोप्सी करके देखते हैं और उसके बाद उसका टेस्ट करके अगर डिक्लेयर हो जाता है कि हाँ ट्यूबरकुलोसिस है तो उन्हें भी टीबी का दवा चलाया जाता है। ये सारे टेस्ट तो हो गए एक्स्ट्रा पल्मोनरी के जो हमको पता चल पाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे एक्स्ट्रा पल्मोनरी में आते हैं, जैसे आंख का हो गया या फिर किडनी का हो गया, लीवर का हो गया। ये सारे अंगों में भी टीबी होता है, लेकिन बहुत कम, नहीं के बराबर होता है, तो उसका डिटेल से बहुत जानने की जरूरत नहीं है। इतने सारे जो ट्यूबरकुलोसिस है, यही में सारे लोगों का ट्यूबरकुलोसिस पाया जाता है। जांच में तो पता चल गया कि ट्यूबरकुलोसिस है, तो दवा आप किसको कितना दिन चलेगा, कौन कौन सी दवा चलेगा। जनरली ट्यूबरकुलोसिस में यानी कि टीबी में, किसी भी टीबी, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो या एक्स्ट्रा पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हो, सभी में आपको वही दवा चलाया जाता है, सेम दवा HRZE। कहने मतलब कि रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथम्बुटॉल और पायराजिनामाइड। इसका डोज जो होता है शुरुआत के 2 महीने तक यह चारों दवाइयां दी जाती है, और उसके वजन यानी कि पेशेंट का जो वजन है उसके हिसाब से डोज सिलेक्ट किया जाता है। जनरली गवर्नमेंट में जो दवाइयां आती है वह एक दवा में चारों दवा मिला रहता है, तो उसमें उसके वजन को देख करके यह पता कर पाया जाता है कि हाँ 1 टैबलेट चाहिए, 2 टैबलेट चाहिए, 3 टैबलेट चाहिए या 4 टैबलेट चाहिए या 5 टैबलेट चाहिए। तो उसका वजन अगर 70 kg और 80 kg से ऊपर है तो 5 टैबलेट भी हो सकता है, 50 kg से 60 के बीच में है तो 4 टैबलेट हो सकता है, 35 से लेके 49 तक है तो 3 भी टैबलेट हो सकता है, या फिर 30 तक है तो उसे 2 भी टैबलेट हो सकता है, या 29 तक है तो 2 भी टैबलेट हो सकता है, या फिर उससे भी नीचे है तो हम लोग चाइल्ड का जो बच्चों के लिए आता है दवा, जो लूज ड्रग होता है, वह भी चलाते हैं। तो जितना वेट है हमारा उसके हिसाब से दवा चलाया जाता है। जनरली 2 महीने तक चारों दवा दी जाती है। उसके बाद एक फॉलो अप टेस्ट होता है। तो फॉलो अप टेस्ट में तो पल्मोनरी जिसको स्पुटम से पॉजिटिव आया था उसका तो हम लोग फॉलो अप टेस्ट कर लेते हैं कि हाँ इसका नेगेटिव आया कि नहीं। अगर नेगेटिव आ गया तो फिर तो आगे का जो 4 महीने का दवा है वो चलाएंगे। उसमें HRE यानी कि उसमें पैराजिनामाइड हट जाता है, बाकी रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड और इथम्बुटॉल, यही 3 तरह की दवाइयां होता है, उसी को चलाया जाता है अगले 4 महीना के लिए। लेकिन जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केस हैं, एक्स्ट्रा पल्मोनरी के केस में रिपीट टेस्ट हम वहां पर से नहीं कर सकते, क्योंकि अब ग्लैंड का टीबी जिसको था उसका FNAC से जांच हुआ था तो उसको हम फॉलो अप नहीं टेस्ट कर सकते। लेकिन उनका जांच जो होता है वो स्पुटम ही लिया जाता है। वह एहतियातन लिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी से वो बदल के पल्मोनरी में आ गया। इस कारण उनका फॉलो अप टेस्ट अगर होता है तो स्पुटम का ही टेस्ट होता है। किसी को बोन का भी टीबी है तो स्पुटम का ही टेस्ट फॉलो अप में किया जाता है, क्योंकि डायग्नोसिस के समय में तो हम सभी प्रक्रिया अपना करके अपने टेस्ट करा लिया कि हाँ टीबी है तो टीबी का दवा चला दिया। लेकिन जो फॉलो अप का जो क्राइटेरिया है यानी कि बीच में जांच करने का कि टीबी ठीक हो रहा है कि नहीं, वैसे तो जो अगर आप 2 महीने का दवा खा लिए हैं तो आपको बहुत ही राहत मिल जाती है और 90% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन इसका कोर्स पूरा कर लेना होता है। किसी व्यक्ति को अगर सीवियरिटी ज्यादा होती है, अगर किसी का रीढ़ की हड्डी में, बोन में अगर टीबी हुआ था तो उनको 6 महीने से लेकर के 9 महीने तक भी वही दवा चलाया जाता है। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होना है।
अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी है तो हम लोग 6 महीने से लेकर 9 महीने तक भी दवा चलाते हैं, जो फर्स्ट लाइन का ही ड्रग है। अब इतने सारे टेस्ट हो गए, इतने सारे दवा हमने खा लिए, उसमें भी बहुत सारे साइड इफेक्ट होता है, लेकिन कोई मेजर साइड इफेक्ट नहीं होता है। रिफाम्पिसिन के वजह से कभी कभी किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होने का चांस होता है, या फिर लीवर में स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन होने का चांस होता है, जो कि एसजीपीटी एसजीओटी टेस्ट यानी कि लीवर फंक्शन टेस्ट अगर हम कराते हैं तो उसमें पता चल पाता है। अगर कुछ वैसा होता है तो उसमें देखा जाता है कि अगर बिलिरुबिन यानी कि जॉन्डिस बढ़ा हुआ है, जॉन्डिस है पेशेंट को, तो हम दवा को रोक देते हैं 10 से 15 दिन के लिए। जॉन्डिस अगर नॉर्मल हो जाता है तो फिर से दवा हम चला देते हैं। तो वह बहुत ही रेयर कंडीशन होता है, 100 में एक आध व्यक्ति का ऐसा होता है। उसके बाद किसी व्यक्ति का एसजीपीटी एसजीओटी जो लीवर फंक्शन टेस्ट का होता है वह बढ़ा हुआ रहता है, उसमें भी हम लोग 2, 4, 5 दिन या 10 दिन तक दवा बंद करते हैं। अगर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है तो एसजीपीटी एसजीओटी का जो नॉर्मल रेंज होता है 8 से लेके 45 तक एसजीओटी होता है, और 5 से लेके 35 तक हमारा एसजीपीटी होता है। अगर इस नॉर्मल रेंज का अपर लिमिट से 4 गुना तक भी बढ़ा हुआ अगर है तो हम टीबी का दवा नहीं रोकते हैं, उससे दवा 100% खिलाते हैं। लेकिन अगर 4 गुना से बढ़कर के 6 गुना और 8 गुना और 10 गुना होता है, तब हम कुछ दिनों के लिए, जैसे कि 8 दिन या 10 दिन के लिए दवा बंद करके उन्हें, लीवर का दवा तो शुरू से चलते आता है, टीबी का दवा जब से स्टार्ट होता है तब से लीवर के लिए भी दवा दिया जाता है, ताकि लीवर पर विशेष असर ना पड़े साइड इफेक्ट के रूप में। इसके बाद भी अगर किसी व्यक्ति को ऐसा प्रॉब्लम होता है लीवर का दवा खाने के बाद भी, तो कुछ घरेलू उपाय हम लोग बताते हैं ताकि वह अपने एसजीपीटी के लेवल को और एसजीओटी के लेवल को कम कर सकें और पुनः अपना दवा वो स्टार्ट कर सकें और 100% कोर्स पूरा करके ठीक हो सकें। तो दोस्तों, अभी तक जो कहानी हो रही थी यह कंप्लीटली फर्स्ट लाइन ट्यूबरकुलोसिस के बारे में हो रही थी। अब हम बताते हैं कि इसमें जो सेकेंड लाइन ड्रग होता है, यानी कि एमडीआर टीबी किसे कहते हैं या ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस किसे कहते हैं। फर्स्ट लाइन ड्रग में आपने समझ लिया कि रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजाइड, इथम्बुटोल और पैराजिनामाइड, यही 4 तरह का दवा जो है वह फर्स्ट लाइन के ड्रग में चलता है। अब पहले एक दवा और हुआ करती थी जिसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन, और स्ट्रेप्टोमाइसिन इंजेक्टेबल था, पेशेंट को इंजेक्शन देना होता था। तो उस क्रम में अब उस दवा को बंद कर दी गई है WHO के गाइडलाइन के अनुसार ही, तो उसका दवा का उपयोग अब नहीं किया जाता है। तो कंप्लीटली फर्स्ट लाइन में यही 4 तरह की दवा दी जाती है। अब हम बात करेंगे सेकेंड लाइन ड्रग के बारे में, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस का जो ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहलाता है उसके बारे में। ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहें या फिर एमडीआर कहें, यानी कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहें, बोथ आर सेम। कहने का मतलब कि हमारा जो फर्स्ट लाइन का ड्रग है, जो मेन दवा होता है वह है रिफाम्पिसिन, दूसरा मेन दवा होता है, सेकंड जो मेन दवा होता है वह होता है आइसोनियाजाइड, तीसरा होता है इथम्बुटोल, और चौथा जो होता है वह होता है पैराजिनामाइड। अब वैसे व्यक्ति जिनको किसी एमडीआर के पेशेंट से इन्फेक्शन लगा है तो वह तो डायरेक्ट एमडीआर ही होगा, लेकिन वैसे व्यक्ति जो फर्स्ट लाइन का ड्रग बार बार छोड़ के खाए हैं, यानी कि 2 महीना खाए फिर छोड़ दिए 6 महीना के लिए, फिर से उनको प्रॉब्लम हुआ, फिर से जांच कराए, फिर टीबी निकला, फिर दवा खाए, फिर छोड़ दिए, वह 2-3 बार ऐसा छोड़ के दवा खाए हैं, या फिर कभी उनको दवाई था लेकिन कभी खाए नहीं वो, तो उस कंडीशन में भी वह दवाइयां जो होती है वह हमारे शरीर में रेजिस्टेंट कर जाती है। रेजिस्टेंट का मतलब होता है उस दवा का असर हमारे शरीर में नहीं होने लगता है, तो उससे भी हम एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस में एक दवा जो रिफाम्पिसिन है वह रेजिस्टेंट कर जाता है, और दूसरी दवा जो आइसोनियाजाइड है वह भी रेजिस्टेंट कर जाता है। यह दोनों दवा अगर रेजिस्टेंट करता है तब हम उसे कहते हैं कि वह एमडीआर पेशेंट हो गया, यानी कि उसे अब जनरल यानी कि फर्स्ट लाइन का दवा नहीं चलेगा, उनको अब सेकेंड लाइन की दवा चलेगी। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको एच मोनोपोली होता है। एच मोनोपोली के बारे में थोड़ा सा बता दूं, वैसे व्यक्ति जिनका सिर्फ और सिर्फ रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट किया है, आइसोनियाजाइड सेंसिटिव है, वह क्या कब पता चलता है, जब आपको टीबी निकलता है, जनरल टीबी निकलता है, और आप जब एलपीए टेस्ट कराने के लिए भेजते हैं तो वहां पर पता चल पाता है कि आपका आइसोनियाजाइड सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट। ट्रूनाट से या सीबीनाट से हमें पता चल गया कि रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है, और एलपीए से पता चलता है कि आइसोनियाजाइड सेंसिटिव है या रेजिस्टेंट है। तो पहली बार तो अगर रेजिस्टेंट पता चल गया हमारा रिफाम्पिसिन, तो हम पता कर सकते हैं एलपीए में कि आइसोनियाजाइड की स्थिति क्या है। जनरली होता यह है कि 90% लोगों को जिनका रेजिस्टेंट रिफाम्पिसिन रेजिस्टेंट किया है उनका आइसोनियाजाइड भी रेजिस्टेंट होता है, लेकिन 10% ऐसे लोग हैं उसमें से किसी एक व्यक्ति का रिफाम्पिसिन ही सिर्फ रेजिस्टेंट कर सकता है, और
सेंसिटिव रहेगा आइसोनियाजाइड, और नहीं तो रिफाम्पिसिन सेंसिटिव है लेकिन आइसोनियाजाइड रेजिस्टेंट है, तो उस व्यक्ति को हम लोग एच मोनोपोली की दवा चलाते हैं। एच मोनोपोली में क्या होता है, जो दवा रेजिस्टेंट करता है उस दवा को हटा दिया जाता है, उसके जगह पे हमें फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप के कोई भी दवा को चलाया जाता है, तो उन्हें भी 6 महीना के अंदर ठीक हो जाता है। तो एच मोनोपोली भी बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होते हैं, लेकिन इन्फेक्शन होने के मामले में किसी भी तरह का पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जो है वह सबसे ज्यादा इन्फेक्ट करने वाला ट्यूबरकुलोसिस होता है। सबसे पहले तो अपने घर में चांस होता है कि अपने परिवार के किसी व्यक्ति को हो सकता है, या फिर कभी भी आप भीड़ भाड़ में जाते हैं वहां पर भी किसी को हो सकता है। तो पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस ही ज्यादा खतरनाक होता है जनरली, जिससे दूसरे को फैल सकता है। अब एमडीआर के बारे में तो हम समझ गए कि आइसोनियाजाइड और रिफाम्पिसिन यह दोनों दवा अगर रेजिस्टेंट है तो एमडीआर कहलाता है। एमडीआर पता चल गया तो उसके बाद भी हमें सेकेंड लाइन एलपीए भेजा जाता है, जो देखा जाता है कि एमडीआर का दवा यानी कि सेकेंड लाइन का ड्रग जो है उस दवा में से कोई ऐसा दवा तो नहीं है जो इनको फायदा कर रहा है या नहीं, यानी कि रेजिस्टेंट है या सेंसिटिव है। जैसे में बेडाकुलिन तो अभी नया आया है, डिलानामाइड अभी नया आया है, तो वह तो सेंसिटिव ही रहेगा क्योंकि वह कोई व्यक्ति पहले खाया ही नहीं है। लेकिन बहुत सारी दवाइयां हैं जैसे लेवोफ्लॉक्सासिन है, एजिथ्रोमाइसिन है, या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन है, या फिर लिनेजोलिड है, साइक्लोसिरिन है, या फिर आपका क्लोफाजिमिन है। ये सारी दवाइयां में से कोई भी एक दवाइयां हो सकती है जो कि आपको रेजिस्टेंट कर गया हो, तो उसमें भी हमारा सेकेंड लाइन एलपीए में पता चल पाता है। तो दवा तो हमें स्टार्ट कर दिया जाता है कि एमडीआर है तो दवा हम एमडीआर का दवा स्टार्ट कर दिए, लेकिन सेकेंड लाइन से पता चल पाता है कि उसे ही हम कल्चर टेस्ट कहते हैं, जहां पे हमारा यह पता चल पाता है कि दूसरा दवा सेकेंड लाइन का दवा किसी और तरह का रेजिस्टेंट है कि नहीं। जनरली अगर सेकेंड लाइन के ड्रग हम दवा खा रहे हैं तो उसमें लेवोफ्लॉक्सासिन और आपका इंजेक्टेबल ड्रग अभी तो नहीं दिया जाता, लेकिन पहले दिया जाता था, जैसे काइनामाइसिन और कैप्रियोमाइसिन। इस दवा में से कोई एक दवा अगर रेजिस्टेंट किया हो तो, और आपका लेवोफ्लॉक्सासिन, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन और एजिथ्रोमाइसिन, इस तीनों में दवा में से कोई एक दवा रेजिस्टेंट किया हो तो, यानी कि 2 ग्रुप के दवा को अगर रेजिस्टेंट है हमारे शरीर में तो हम उसे प्री एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। अब प्री एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस तो हमें पता चल गया कि अगर इसमें से ड्रग रेजिस्टेंट है तो हमें प्री एक्सडीआर के लिए मैं आगे बताता हूं कि क्या होता है। प्री एक्सडीआर के दवा चलेगा, लेकिन सेकेंड लाइन के ड्रग में, सेकेंड लाइन एलपीए में और किसी दवा से रेजिस्टेंट नहीं है तो हमें एमडीआर की ही दवा चलेगी। अब हम बताते हैं कि एमडीआर के दवा में कितने तरह का रेजिमेन होता है और कौन कौन सी दवा दी जाती है। एमडीआर के केस में या ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस के केस में 2 तरह का रेजिमेन होता है, और वह दोनों तरह सेम फायदा करता है। ऐसा नहीं है कि कोई कम करता है कोई ज्यादा करता है। दोनों तरह के दवाइयां में हमें एक तरह के दवाइयां, जो पहला रेजिमेन जो है वह शॉर्टर रेजिमेन है और दूसरा जो है वह लॉन्गर रेजिमेन है। पहला रेजिमेन में हमें 7 तरह के दवाइयां दी जाती है जो कि 9 महीने तक चलती है। पहला 6 महीने तक बेडाकुलिन के साथ रहता है, 6 महीने के बाद 5 दवाइयां ही चलती है। लेकिन लॉन्गर रेजिमेन में जो 18 महीने की दवाइयां होती है वह 18 महीने से 21 महीना तक हो सकता है, लेकिन मिनिमम 18 महीना होता है। जनरली ट्यूबरकुलोसिस के केस में 28 दिन को ही महीना का रूप में माना जाता है, यानी कि 4 सप्ताह को ही हम लोग 1 महीना मानते हैं। तो 18 महीना में भी अगर हम जोड़ते हैं तो 1 महीना के आसपास कम ही पड़ता है, नहीं 17 महीना के ही आसपास पड़ता है, लेकिन उन्हें हम 18 महीना तक दवा खिला देते हैं ताकि आने वाले दिनों में भी उनको इन्फेक्शन का डर ना रहे। अब रह गई बात कि हमारा जो एमडीआर के ट्यूबरकुलोसिस में शॉर्टर रेजिमेन है उसमें कौन कौन सी दवाइयां चलती है। दोस्तों, शॉर्टर रेजिमेन में 7 तरह की दवाइयां चलती है, जिसमें पहला होता है हमारा बेडाकुलिन, दूसरा होता है हमारा इथियोनामाइड, तीसरा होता है पैराजिनामाइड, चौथा होता है एथम्बुटॉल, 5वां होता है आपका, 6ठा होता है लेवोफ्लॉक्सासिन या एमॉक्सिक्लोक्सासिन या फिर एजिथ्रोमाइसिन, 7वां होता है पायरिडॉक्सिन। यानी कि पायरिडॉक्सिन जो है वह हमारा विटामिन का दवा होता है, उसमें कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन मारने की ताकत नहीं होती है, वह सिर्फ हमारे शरीर में एक विटामिन के रूप में काम करता है, और खास करके विटामिन B12 और विटामिन B9 जो सबसे ज्यादा कम होता है उसके मेंटेन रखने के लिए वो दवा दी जाती है। तो हमारा शॉर्टर रेजिमेन में इन 7 तरह के दवाइयां को चलाया जाता है। शुरुआत के दिनों में बेडाकुलिन का जो कोर्स होता है वह 14 दिन तक 4-4 टैबलेट के रूप में खिलाया जाता है। उसके बाद
14 दिन के बाद सप्ताह में 3 दिन। बहुत सारे लोग कभी कभी गलतियां करते हैं कि एक दिन बीच करके, एक दिन बीच नहीं करना है, बल्कि 7 दिन का जो सप्ताह होता है, अगर सोमवार से रविवार तक हम जोड़ते हैं तो 7 दिन होता है। इन 7 दिनों में 3 दिन ही दवाइयां खानी होती है। चाहे तो आप सोम बुध शुक्र खा सकते हैं, या फिर मंगल बृहस्पति शनिचर खा सकते हैं, या फिर अगर संडे से आपका दवा स्टार्ट हुआ है तो संडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, थर्सडे हो गया, उसके बाद फिर संडे हो गया। इस तरह से सप्ताह में 7 दिन में एक बार 2 दिन गैप होता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। 2 दिन ही गैप करके, यानी कि सप्ताह में 3 दिन ही खाएंगे, जो कि अगले 6 महीने तक दवा खिलाई जाती है। वह सिर्फ बेडाक्लोलिन। बाकी की दवाइयां हैं वह भी आपके डोज का सिलेक्शन तब होता है जब आपका वेट देखा जाता है। वेट कितना है उसके हिसाब से दवाई सिलेक्ट करके आपको बता दिया जाता है और वही दवा आपको दी जाती है। बीच बीच में 3 महीने पर, 4 महीने पर, 5 महीने पर जांच होते रहता है। जब भी वहां से बोला जाता है कि हाँ आपको जांच देना है, तो जाके आप एक बार जांच दे दें। हो सकता है कि आपको अगर पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस हुआ हो तो बाद में स्पुटम सही से नहीं निकलता हो। सही से नहीं निकलने के लिए ही तो हम दवा खिला रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो भी स्पुटम आ रहा है उसका टेस्ट जरूर दें। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, यानी कि उस टेस्ट में किसी तरह का पॉजिटिव आता है, तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाता है ताकि आपकी दवा चेंज किया जा सके, आपको बुला करके दवा दिया जा सके जो आपके लिए उचित है। तो हम जांच में कभी कोताही नहीं बरतेंगे, हम जांच फॉलोअप का जरूर देंगे। जब भी बुलाया जाएगा तो हम जरूर जांच देंगे। यह हो गई शॉर्टर रेजिमेन की कहानी। अब हो गई लॉन्गर रेजिमेन। लॉन्गर रेजिमेन में हमारा 18 महीना से लेकर 21 महीने तक चलता है। इसका भी डोज वही होता है हमारा बेडाक्लोलिन का। इसमें जो दवाइयां दी जाती है वह 5 तरह की दवाइयां दी जाती है, और वह 5 तरह की दवाइयां में सबसे पहले है बेडाक्लोलिन, दूसरा है लिनेजोलिड, तीसरा है साइक्लोसिरिन, चौथा है क्लोफाजिमिन, और 5वां जो है वह है लेवोफ्लॉक्सासिन। तो इन 5 तरह की दवाइयां हमारा शुरू से लेके अंत तक चलती है। सिर्फ हमारा बेडाक्लोलिन है जो कि 6 महीने तक चलता है, उसी कंडीशन में जैसे हमारा शॉर्टर में चला था, यानी कि 14 दिन तक 4-4 टैबलेट, यानी कि 400 mg, और 14 दिन के बाद अगले 6 महीने तक जो दिया जाता है वह 2-2 टैबलेट सप्ताह में 3 दिन दिया जाता है। तो बेडाक्लोलिन का डोज सेम रहता है। बाकी जो दवाइयां हैं वह आपके डोज आपके वेट के अनुसार ही आपको सिलेक्ट करके दिया जाता है, और वो 18 महीने तक खिलाया जाता है। बीच बीच में 3 महीने पर, 4 महीने से लेकर के 9वें महीने से लेकर 18वें महीने तक आपको जांच के लिए बुलाया जाता है। अलग अलग क्राइटेरिया है। कभी कभी स्लाइड टेस्ट के लिए भी बुलाया जाता है, कभी कभी आपको कल्चर तो आप शुरू में ही दे चुके होते हैं, फॉलोअप टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है। तो ये सारे टेस्ट जब करने के लिए बुलाया जाता हो तो जरूर जाकर के जांच देना चाहिए और रेगुलर वे में दवा खानी चाहिए। अब आती है बात कि हमें एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस में अगर एक्स्ट्रा पल्मोनरी का ट्यूबरकुलोसिस है तब कैसे पता चल पाएगा। दोस्तों, एक्स्ट्रा पल्मोनरी में सबसे पहले तो हम डिटेक्ट कैसे करते हैं उसी पर डिपेंड करता है। अगर डिटेक्शन हमारा हो गया है, अगर हमारा डिटेक्शन हो गया है कि हाँ एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, सपोज करें किसी का ग्लैंड टीबी था, वहां से एफएनएसी निकाला गया था, उसमें पता चलेगा कि टीबी है। अब उसी जो सैंपल मिला है उसी से अगर हम सीबीनाट टेस्ट कर लेते हैं, चूंकि वह लिक्विड रूप में है तो हम सीबीनाट टेस्ट कर सकते हैं, तो उसमें पता चल गया कि एमडीआर है, तो वह ग्लैंड का यानी कि एक्स्ट्रा पल्मोनरी का एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस कहला गया। किसी को अगर एक्सरे में या फिर पानी जो होता है छाती के अंदर जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा पल्मोनरी का प्लूरल डिफ्यूजन, उस पानी को निकाला गया, उसके जांच करने पर पता चला टीबी है, तो उसका भी टेस्ट हम सीबीनाट के टेस्ट से पता कर पाते हैं या फिर ट्रूनाट के टेस्ट पता कर पाते हैं। इसके अलावा बोन टीबी को अगर हम किसी भी तरह से डिटेक्ट कर लिए हैं कि हाँ एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस है, तो उसका फॉलोअप टेस्ट के लिए हम बोन को फिर से हम नहीं काट सकते हैं, वहां पर से सैंपल नहीं ले सकते हैं। तो फॉलोअप में सिर्फ हमें स्पुटम के रूप में ही देना होता है टेस्ट। या ग्लैंड टीबी में भी अगर है एमडीआर तो उसमें भी स्पुटम टेस्ट ही फॉलोअप में देना होता है, या फिर अगर प्लूरल डिफ्यूजन हुआ था उसमें भी हम स्पुटम का जो सैंपल होता है वो देते हैं फॉलोअप के टेस्ट में। इसके अलावा जो यूट्रस में या फिर ओवरी में होता है तो वहां पर से मसल्स को काट करके निकाला जाता है मशीन से, और उससे पता चल पाता है कि हाँ एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस है तो एमडीआर का दवा चलता है। लेकिन अगर फॉलोअप में जरूरत होती है तो हम स्पुटम ही लेते हैं, सिर्फ प्रोटोकॉल को मेंटेन रखने के लिए। हाँ ये व्यक्ति दवा खा रहे हैं और इनका सारा टेस्ट हो रहा है, क्योंकि बार बार इस एक ही चीज को हम फॉलोअप नहीं ले सकते। स्पुटम तो हम कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन शरीर के इनर साइड में अगर हुआ है तो पहले अगर डिटेक्ट हो गया तो यही काफी होता है कि हम 100% डायग्नोज कर सके कि वह एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस है। तो
इतने सारे टेस्ट कराने और इतने सारे दवाइयाँ खाने पर बहुत सारी चीज़ों का प्रॉब्लम होता है, खास करके दवाइयाँ के साइड इफेक्ट हमारे शरीर में बहुत होने लगते हैं। मैं थोड़ा सा आज इस वीडियो में यह बताऊंगा कि कौन कौन सा दवा खाने से क्या क्या साइड इफेक्ट होता है। आने वाले वीडियो में और भी मैं बताऊंगा कि कौन सी दवा के खाने से कौन सा साइड इफेक्ट होता है और उस साइड इफेक्ट को कैसे हम कम कर सकते हैं। क्योंकि वीडियो अभी ही बहुत लंबा हो चुका है, इसे मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम समय में आपको सभी जानकारी दे सकूं। वीडियो में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। 100% श्योर और सर्टेन आपको जानकारी दिया जाएगा इस चैनल पे। तो इन सारी दवाइयों में बेडाक्लोलीन जो सबसे पहला नंबर पे आता है, उसके वजह से हमारा उल्टी का प्रॉब्लम होता है, गैस बनने का प्रॉब्लम होता है या फिर भूख नहीं लगने का प्रॉब्लम होता है। तो बेडाक्लोलीन तो 100% श्योर है कि हमें खाना ही खाना है, किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। तो हम बेडाक्लोलीन खाएंगे तो हमें ये प्रॉब्लम हो सकता है। अगर गैस का प्रॉब्लम होता है तो हम पेन-40 या फिर जो भी गैस का दवाइयाँ है उसको ले सकते हैं या फिर कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं। घरेलू उपाय के रूप में, चूंकि मैं नेचुरोपैथ के डॉक्टर भी हूँ इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आप अजवाइन का उपयोग कर सकते हैं। अजवाइन को पीस करके थोड़ा सा गर्म पानी में डाल करके आप पी लेंगे तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है थोड़ा सा मेंटेन रहेगा और ये सारी प्रॉब्लम कम होगी। इसके अलावा जो दूसरा दवा होता है लेवोफ्लोसासिन, उससे भी उल्टी होने का चांस होता है। हालांकि बहुत ज्यादा उसका साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके बाद जो तीसरा चौथा दवा होता है जैसे कि आपको एथियोनामाइड है, उसके वजह से भी उल्टियां होती है जो शॉर्टर रेजिमेन में चलता है। क्लोफाजिमिन है, क्लोफाजिमिन का असर हमारा 1 महीना से 2 महीना होते होते ही दिखाने लगता है, हमारे शरीर में कालापन आने लगता है। घबराने की बात नहीं है, यह साइड इफेक्ट है लेकिन उससे कोई खास अंतर नहीं पड़ता है। लेकिन जब रेडनेस वगैरह आने लगता है, कहीं कहीं पर दाग धब्बा निकलने लगता है, फुंसी वगैरह मुहासे वगैरह निकलने लगता है या फिर एकदम सिस्ट टाइप का निकलने लगता है, ये सारी हमारी क्लोफाजिमिन की वजह से होता है। क्योंकि क्लोफाजिमिन में मेलानिन को बढ़ाने की क्षमता होती है, वह हमारे शरीर में मेलानिन जो पिगमेंट होता है उसको बढ़ा देता है, जिस कारण हमारे स्किन ब्लैकनेस में बदलने लगता है। लड़कियों में या फिर महिलाओं में थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्शन का प्रॉब्लम होता है तो चिंता न करें, आपकी जान बच रही है, यही काफी है। जान बचेगी तो धीरे धीरे जब दवा बंद होगी तो ये सारे प्रॉब्लम ठीक होंगे। आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा, कि यह बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन लिनेजोलिड है जिसके खाने से हमारे शरीर में हेमोग्लोबिन की मात्रा कम होने लगती है। लिनेजोलिड के वजह से हमारे पाँव में स्वेलिंग होने लगता है। स्वेलिंग कैसे पता चलता है? तो जब हमारा पाँव पूरा मोटा हो चुका होता है, उसे हम दबाते हैं तो वहां पर का मसल्स दबा हुआ रह जाता है, कुछ देर तक पता चलता है कि स्वेलिंग है। तलवा जो है रात में जल सकता है, जलन हो सकती है, पैरों में शून्यपन हो सकता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। पैराजिनामाइड है, उसके भी खाने से हमारे कान में प्रॉब्लम होता है, झंझनाहट टाइप का प्रॉब्लम होता है। इसके अलावा आंखों में प्रॉब्लम होता है, आंख से भी रोशनी कम हो सकती है। यह सारी दवाइयां का साइड इफेक्ट है। इसके अलावा जो एक और दवा है वह है साइक्लोसिरिन। साइक्लोसिरिन से हमारे मेंटल डिसऑर्डर कर देता है। कहने का मतलब किसी एक चीज पर फिक्स करना मुश्किल हो जाता है उस व्यक्ति के लिए। सपोज करें कि अगर किसी को साइक्लोसिरिन का साइड इफेक्ट हुआ है तो सामने में अगर भगवान भी आके बोलेंगे ना कि मैं भगवान हूँ, तो अच्छा आप ही भगवान हैं मान तो लेगा, लेकिन थोड़ा देर बाद तुरंत कंफ्यूज हो जाकर नहीं वो गलत बोल रहा था, कोई आदमी था, वो भगवान नहीं था। कहने का मतलब कि उनको किसी भी चीज पर, किसी भी बात पर विश्वास नहीं होता है और गहराई से जाने लगते हैं। तो यहाँ तक कि होता है मेंटल डिसऑर्डर इतना हो जाता है कि कभी कभी किसी व्यक्ति को ऐसा होने लगता है कि मैं आत्महत्या कर लूं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये सारी प्रॉब्लम आपको इसलिए हो रही है क्योंकि आप पहली बार आपको ट्यूबरकुलोसिस जैसी बीमारी के बारे में पता चला है और उसका आप इलाज करा रहे हैं। हमारे पास अगर कहते हैं तो हम ऐसे से कम 5,000 से 7,000 के बीच के लोगों को दवाइयां चलाए हैं और दवा चला करके 100% ठीक किए हैं। बहुत से लोगों को ये भ्रांतियां होती हैं कि टीबी में आदमी मर जाता है, एमडीआर तो और भी ऊपर से हो गया। अरे भाई ऐसा कुछ नहीं है, 100% ठीक होता है, बशर्ते कि आपको दवा खानी है और दवा से जो साइड इफेक्ट होता है उसको सहना है या फिर उसे कैसे कम करें उसके बारे में सोचना है और उसको अप्लाई करके उसको नॉर्मल करना है। आपको शुरुआत में कुछ दिन हो सकता है कि ज्यादा प्रॉब्लम हो और वो भी किसी व्यक्ति को होता है, सभी को नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि सर भूख नहीं लगता है, हमारा वजन कम हो रहा है। साइक्लोसिरिन के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उसमें मेंटल डिसऑर्डर होता है, बहुत तरह के चिंताएं होने लगती है, पता नहीं बचेंगे नहीं बचेंगे। आप चिंता न करें, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आपको थोड़ा कष्ट जो हो रहा है वह
कोई नहीं छीन सकता, वो आपको होगा, लेकिन उसको कैसे कम कर सकते हैं वह आप चैनल के माध्यम से आप अगर क्वेश्चन करते हैं, किसी भी तरह का कमेंट करते हैं तो आपको जानकारी दी जाएगी। अगर ऐसा ज़रूरत समझा जाएगा कि हाँ उस पर स्पेशली वीडियो बनाया जाए तो मैं वीडियो बना करके देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप दवा बिल्कुल ना छोड़ें, अपने पूरा कोर्स करें। तो एमडीआर की ट्यूबरकुलोसिस में इतना तरह की दवाइयाँ चली जाती है और इतने तरह का साइड इफेक्ट होते हैं, यह मैंने बता दिया। अब होती है एक्सडीआर और प्री एक्सडीआर क्या होता है। तो एक्सडीआर में अगर आपका प्री एक्सडीआर में मैंने बता भी दिया कि आपको ग्रुप ए के यानी कि फ्लोरोक्विनोलोन ग्रुप के किसी भी एक दवा को रेजिस्टेंट होना या फिर इंजेक्टेबल किसी ड्रग का रेजिस्टेंट होना, यह दोनों होता है तो हम उसे प्री एक्सडीआर कहते हैं। और ग्रुप बी में साइक्लोसिलिन हो गया या फिर आपका बेडाकुलिन हो गया या फिर आपका क्लोफाजिमिन हो गया, लेनिजोलिड हो गया, इन दवाइयों में से कोई दवा अगर आपको रेजिस्टेंट करता है और ग्रुप ए और बी का भी दवा रेजिस्टेंट करता है और आपका एमडीआर यानी कि रिफाम्पिसिन फर्स्ट लाइन ड्रग का भी है, ये सारी दवाइयां रेजिस्टेंट होती है, तब उसको एक्सडीआर कहते हैं। तो एक्सडीआर का भी कोई अलग से दवा नहीं है, वह जो हमारा लॉन्गर रेजिमेंट जो है वही हमारा एक्सडीआर की भी दवा है। बस चेंज यही होता है कि जो हमारा दवा रेजिस्टेंट कर चुका होता है उसको हम किसी दूसरे दवा से हम उसको भरपाई करते हैं और उसे भी 100% 18 महीने के अंदर ठीक करते हैं। तो एक्सडीआर वाले को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, प्री एक्सडीआर वाले को भी किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। एमडीआर का तो 100% ठीक होने की गारंटी है। ट्यूबरकुलोसिस तो हम लोग सर्दी खांसी की तरह जैसे ठीक होता है वैसे ठीक करते हैं। तो आप चिंता न करें। एक और ट्यूबरकुलोसिस रह गया जिसका नाम है टीडीआर। और टीडीआर में क्या होता है कि हमारा ग्रुप ए का, ग्रुप बी का और ग्रुप सी का और फर्स्ट लाइन ड्रग, ये चारों में से किसी दो दवा का रेजिस्टेंट जब होता है तब हम उसे टीडीआर कहते हैं। और टीडीआर का मतलब होता है टोटल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस हो गया, प्री एक्सडीआर हो गया, एक्सडीआर हो गया, अब टीडीआर भी जो है वह हमारा फर्स्ट लाइन का ड्रग में रिफाम्पिसिन और आइसोनियाजाइड, सेकेंड लाइन के ड्रग में अगर आपका ग्रुप ए का लेवोफ्लोसासिन, एजिथ्रोमाइसिन या एमोक्सिसिलिन के का कोई एक दवा या फिर इंजेक्टेबल कोई एक दवा, ये दोनों दवा। इसके अलावे ग्रुप सी का साइक्लोसिलिन, बेडाकुलिन, ये सारी दवाइयां अगर रेजिस्टेंट करती है किसी एक व्यक्ति को तो उसे हम टीडीआर कहते हैं, यानी कि टोटल ड्रग रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। उसके लिए भी ट्रीटमेंट है। अभी पूरे इंडिया में टीडीआर की संख्या बहुत कम है लेकिन वह भी है। तो आप ऐसा गलती ना करें और यह भी कंफ्यूजन नहीं रखेंगे आपको कुछ चीज कि आपको किसी भी तरह का कुछ प्रॉब्लम होने वाला है। जो प्रॉब्लम होगा उसको आप आराम से झेल सकते हैं और उसको ओवरकम कर सकते हैं। आप चैनल पे हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं उस आधार पे मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा सकूं। मैं 100% चाहता हूं कि आपको हेल्प कर सकूं और इसमें किसी तरह का आपको कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप बिल्कुल वीडियो को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। 100% जानकारी आपको यहाँ पर मिल सकेगी। कुछ और साइड इफेक्ट है जो कि मैं आगे आने वाले वीडियो में बताऊंगा, उसको कैसे कम कर सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। और उम्मीद है कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो कमेंट जरूर करें। वैसे व्यक्ति जिसको आप जानते हैं, मैं जानता हूं हर एक एमडीआर वाले पेशेंट 1-2 पेशेंट का जरूर नंबर रखते हैं, आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। हो सकता है आपको जो प्रॉब्लम हो रहा हो उनको भी हो रहा है तो उन तक यह वीडियो पहुंचा सकते हैं। जानकारी अगर उनके पास भी रहेगी तो उनको भी रहेगा कि हाँ हमें कुछ नहीं होने जा रहा है। अगर होगा भी तो मेरा नाम डॉक्टर मुकेश है और मैं आपके साथ हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।